गुड मॉर्निंग। टू दी पॉइंट प्रोग्राम की इस कड़ी में स्वागत है आपका। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन की स्थिति, रूस और यूक्रेन की युद्ध की स्थिति के कारण उन दो देशों की स्थिति तो भयावह बनी ही हुई है, साथ में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। इसी मद्देनजर अभी एक शब्द उभर के आ रहा है, ग्लोबल साउथ। तो आज हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। क्या है ग्लोबल साउथ, देखते हैं। ग्लोबल साउथ की उत्पत्ति और महत्व। यूक्रेन में युद्ध पर नाटो के साथ खड़े होने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई प्रमुख देशों की अनिच्छा ने एक बार फिर ग्लोबल साउथ शब्द को सामने ला दिया है। क्या है यह ग्लोबल साउथ, जिसे वैश्विक दक्षिण भी कहते हैं? ग्लोबल साउथ शब्द भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक समानताओं के मिश्रण को दर्शाता है। यह दुनिया भर के विभिन्न देशों को संदर्भित करता है, जिन्हें कभी कभी विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इनमें से अधिकांश देश दक्षिणी गोलार्ध में हैं, मुख्यतः अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में। सामान्य तौर पर वे वैश्विक उत्तर के देशों की तुलना में अधिक गरीब हैं, आय असमानता का स्तर उच्च है और कम जीवन प्रत्याशा तथा कठिन जीवन स्थितियों का ये सामना करते हैं। यानी अमीर देश, जो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं, कुछ अतिरिक्त के साथ ओशिनिया और अन्यत्र हैं। अब जानते हैं कि क्या है तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया से आगे कैसे जाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग पहली बार 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेशबी द्वारा किया गया था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही, जिसने तथाकथित पूरी दुनिया का अंत हुआ, इस शब्द ने गति पकड़ी। उस समय तक विकासशील देशों के लिए अधिक सामान्य शब्द वे देश जो अभी तक पूरी तरह से औद्योगिकरण नहीं कर पाए थे, तीसरी दुनिया थे। प्रथम विश्व शब्द उन्नत पूंजीवादी देशों को संदर्भित करता है। सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी राष्ट्रों को दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया विकासशील देशों के लिए, जिनमें से कई उस समय भी औपनिवेशिक युग के अधीन ही थे। सोवियत संघ के पतन और इसके साथ तथाकथित तीसरी दुनिया के अंत ने तीसरी दुनिया शब्द के गायब होने का एक सुविधाजनक बहाना भी दिया। इस बीच विकसित, विकासशील और अविकसित लोगों को भी पश्चिमी देशों को आदर्श मानने और उस क्लब से बाहर के लोगों को पिछड़े के रूप में चित्रित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके स्थान पर अधिकाधिक सम्मानजनक लगने वाला शब्द ग्लोबल साउथ इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भू राजनीतिक है, भौगोलिक नहीं है। अर्थात ग्लोबल साउथ शब्द भौगोलिक नहीं है। वास्तव में ग्लोबल साउथ के दो सबसे बड़े देश, चीन और भारत, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, बल्कि इसका उपयोग राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक समानताओं के मिश्रण को दर्शाता है। ग्लोबल साउथ के देश ज्यादातर साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन के शिकार थे। अफ्रीकी देश शायद इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण थे। यह निर्भरता सिद्धांतकारों द्वारा विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था में केंद्र और परिधि के बीच संबंध के रूप में वर्णित एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण देता है। या इसे सरल शब्दों में कहें तो पश्चिम और बाकी के बीच संबंध में देखा जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ से होंगे। इस क्रम में चीन, भारत,
अमेरिका और इंडोनेशिया होंगे। वैश्विक दक्षिण प्रभुत्व वाले ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इनकी क्रय शक्ति के मामले में पहले से ही जीडीपी ग्लोबल नॉर्थ के G7 क्लब से आगे निकल गई है और अब बीजिंग में न्यूयॉर्क शहर की तुलना में अधिक अरबपति रहते हैं। अर्थात निष्कर्षतः हम कह सकते हैं ग्लोबल साउथ के देश तेजी से वैश्विक परिदृश्य पर अपना दबदबा बना रहे हैं, चाहे वह ईरान और सऊदी अरब के मेल मिलाप के लिए चीन की मध्यस्थता हो या यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति योजना को आगे बढ़ाने का ब्राजील का प्रयास हो। अब एक बात निश्चित है कि ग्लोबल साउथ राजनीतिक और आर्थिक ताकत दिखा रहा है जो विकासशील देशों और तीसरी दुनिया के पास कभी नहीं थी।